हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। एकदम ठीक ठाक है, हम भी एकदम ठीक ठाक हैं। गुड। सो आज ये फिजिक्स का छठा वीडियो लेक्चर है ऑन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे हॉलो स्फीयर पर, कुछ उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हम लोग बात करने वाले हैं आज potential due to solid and non-conducting sphere। ओके, देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कि आपके पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर तो डेफिनेटली जो चार्ज होगा वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। समझ पा रहे हैं ना आप, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। याद रखिएगा, अगर ये सॉलिड स्फीयर कंडक्टर होता तो डेफिनेटली ये चार्ज निकल के कहाँ चले जाते हैं, सरफेस पर। अंदर में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है कभी भी कंडक्टर के अंदर, राइट। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर में क्या रहेगा, चार्ज इस तरह से पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। सही है, चलिए बहुत अच्छा। तो कह रहा है क्या चीज, अब इसके यहां से सेंटर से आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकाला जाएगा, सरफेस के लिए निकाला जाएगा और इनसाइड पॉइंट के लिए निकाला जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम आपसे आउटसाइड पॉइंट की बात करें, आर जो होगा वैल्यू, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ये आर का वैल्यू अभी बड़ा है फिलहाल इसके रेडियस से। तो आपको मालूम है आउटसाइड पॉइंट के लिए वो क्या सोचते हैं कि संपूर्ण चार्ज इसके केंद्र पर केंद्रित रहेगा, है ना। और उस पॉइंट चार्ज के कारण आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, पोटेंशियल लिख देंगे। आउट पॉइंट के लिए तो आप क्या करते हैं, पूरे चार्ज को कंसंट्रेट कर देते हो। तो मान लो इस स्फीयर का रेडियस दे रखा है आर, यहीं पे लिख देते हैं आर कॉमा क्यू लिख देते हैं। मतलब क्या, आर इसका रेडियस है और क्यू इस पर क्या रखा गया है, चार्ज रखा गया। गुड। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर आपसे कोई पूछे फॉर आउटसाइड पॉइंट, ओके, तो बताइए जरा आउटसाइड पॉइंट के लिए आप क्या कहिएगा, सारे चार्ज को कंसंट्रेट कर दो और ये पी पॉइंट आपको निकालना है। तो भी आउट लिख रहे हैं यहां पर, भी आउट मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, के पूरा चार्ज कंसंट्रेट कर दो, क्यू डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है कितना है, छोटा आर। दैट्स इट। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो बड़ा आसान है, चार्ज को कंसंट्रेट करो और पोटेंशियल लिख डालो। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे एट सरफेस, एट सरफेस क्या होगा बाबू बताइए। तो भी एट सरफेस लिख रहे हैं, भी सरफेस, तो वो कितना हो जाएगा, वो आर इक्वल टू सरफेस के लिए तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू कैपिटल आर बराबर हो जाएगा, है ना। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई का चीज कैपिटल आर। ये हो गया सरफेस के लिए। अब सवाल उठता है कि इनसाइड पॉइंट के लिए आप क्या लिखोगे, है ना। अब हमारा बारी है किसके लिए, फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए। तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या करना होगा बताइए हमको। इनसाइड पॉइंट के लिए मान लीजिए कि अंदर में यहां पर एक पॉइंट है ए, ठीक है, जिसका सेंटर से दूरी दे रखा है छोटा आर। इसी ए पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अब सुनिएगा ध्यान से, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, रिलेशन पढ़े हुए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर, होता है इंटीग्रेशन, राइट है। अब यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीधा हटा देंगे, क्यों, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही आर रेडियस वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही रेडियस वेक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, जैसे कॉस थीटा तो 1 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट लेने का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो क्या करेंगे बताइए। सो इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर कर देंगे, राइट। अब ई कौन सा लिखेंगे, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा। तो आप जरा याद करो, सॉलिड स्फीयर केस में जो इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, किसमें, सॉलिड के केस में, वो भी नॉन कंडक्टिंग वाला, और वो भी कहाँ का, इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब, और यही बराबर होता है रो आर डिवाइड बाई 3 इप्सिलॉन नॉट। ये भी होता है और ये भी होता है। तो इस वैल्यू क्या करेंगे हम उठा करके यहाँ रख देंगे, रख दीजिए। तो ये आ रहा है, देखिए ध्यान से, डी वी इज इक्वल टू क्या आया भैया, इसको रखिए यहाँ पर। सो ये आया के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू डी आर, है ना।
विथ माइनस साइन। अब सवाल उठता है लिमिट कहाँ डालिएगा, तो देखिए लिमिट क्या कह रहे हैं, जब r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, अरे सर ये तो सरफेस का पॉइंट हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस वाला होगा। जब पॉइंट सरफेस का तो पोटेंशियल सरफेस का, और जब r का वैल्यू छोटा r के बराबर रहेगा तो वहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं हम VA है, यही VA हम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब बताइए कितना आएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखो आप। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा V, लिमिट डालने वाले हो आप, V सरफेस से लेके VA तक बराबर, इधर क्या आ रहा है बताओ, तो माइनस KQ डिवाइड बाई R क्यूब, तो कांस्टेंट है भैया, बाहर हो जाएगा, है ना। अच्छा R का इंटीग्रेशन क्या आएगा, R स्क्वायर बाई 2 आएगा, है ना भैया। चलिए और लिमिट डालोगे आप R से लेके R तक, पुट करो वैल्यू को, देन यू गेट, यहां तो आ रहा है आपको VA माइनस VS आ रहा है ना, इक्वल टू माइनस KQ डिवाइड बाई R क्यूब। अब देखो जरा ध्यान से, पहले यहाँ अपर लिमिट डालेंगे, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालो तो ये आ रहा है R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बोली होगा, है ना। चलिए सो VS का वैल्यू, तो अब ये VS जो है यहाँ से V सरफेस KQ बाई R यहाँ रखा जा सकता है, करेक्ट। तो आप देखो जरा ध्यान से, VA माइनस KQ डिवाइड बाई R इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, पहले इसको इससे गुना करो, तो ये आएगा माइनस माइनस गुना होगा प्लस, और R स्क्वायर से R क्यूब कट जाएगा, तो ये आएगा KQ डिवाइड बाई 2R, और ये जब इसमें गुना होगा तो ये आएगा माइनस KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2R क्यूब, बोली होगा। अब ये पूरा इधर आके ऐड हो जाएंगे, है ना। सो आप देखो जरा ध्यान से, VA बराबर, जब ये पूरा ऐड होगा, देखो ध्यान से, KQ डिवाइड बाई R, जब KQ डिवाइड बाई R के आधे में ऐड होगा तो डेफिनेटली आएगा 3/2 KQ डिवाइड बाई R आएगा। फिर यहाँ माइनस, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, KQ R स्क्वायर डिवाइड बाई 2R क्यूब। अब KQ डिवाइड बाई 2R क्यूब दोनों साइड से कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या बचेगा, KQ डिवाइड बाई 2R क्यूब आपने कॉमन लिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3R स्क्वायर, और ये माइनस कितना आएगा, R स्क्वायर। दिस इज, ये क्या आ गया, लाइन खींच लीजिए, दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट A, मतलब किसी इनसाइड पॉइंट के लिए कैसा पोटेंशियल होगा, इस तरह से बिहेवियर होगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये R स्क्वायर है, मतलब डेफिनेटली ये एक पैराबोलिक होगा, और नेगेटिव साइन है मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा, राइट। जैसे ग्राफ जो भी बनाएंगे आप, क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये इनसाइड पॉइंट के लिए है। अगर आपसे इसी में कोई पूछ दे एट सेंटर कितना होगा बबुआ, है ना, क्या पूछा बबुआ कि एट सेंटर, तो सेंटर के लिए डेफिनेटली ये R का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आप इसमें R इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो क्या प्राप्त होगा, V एट सेंटर, वो प्राप्त होने वाला है। देखो ध्यान से कि ये तो 0 हो गया, पूरा सही हो गया, तो ये आ गया 3/2 KQ डिवाइड बाई R। आप देखो ध्यान से, ये जो सेंटर का है वो सरफेस के पोटेंशियल से 1.5 गुना है ना। यानी हम कह सकते हैं कि V एट सेंटर, बगल में लिखते हैं कि V एट सेंटर इज 1.5 गुना ऑफ V एट क्या, सरफेस। यानी सेंटर का पोटेंशियल सरफेस से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर हम इतना दूर में आपको ग्राफ दिखा पाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्राफ बताइए, ग्राफ के बारे में भैया क्या होगा। देखिए ध्यान से, इस पर हम ले रहे हैं क्या चीज़, पोटेंशियल, इस पर ले रहे हैं हम क्या चीज़, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले सेंटर जब R इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ का पॉइंट है, तो पोटेंशियल कितना है, 3/2 KQ डिवाइड बाई R, है ना। तो कितना होगा वो, आप ऊपर में देखिए, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, दिस इज योर 3/2 KQ डिवाइड बाई R, दिस इज पॉइंट एट द सेंटर। अच्छा, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाओगे आप, तो डेफिनेटली ये एक पैराबोला होगा, वो नेगेटिव साइन मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो डेफिनेटली ग्राफ कुछ इस ढंग से डिक्रीज करेगा, पैराबोलिक डिक्रीज होगा। ठीक, सरफेस तक, यहाँ देखो ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये R इक्वल टू R आ गया, सरफेस पर आते ही पोटेंशियल कितना हो गया, तो ऊपर लिखो आप, ये था 3KQ डिवाइड बाई 2R, है ना। ये कितना पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा
दिस इज योर के क्यू डिवाइड बाई आर। ये कहाँ है? सरफेस पर पोटेंशियल। और सरफेस से जैसे आप बाहर निकलोगे तो यहाँ 1/r के इन्वर्सली, मतलब r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब हाइपरबोलिक डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से कैसा डिक्रीज होगा? ये यहाँ से हाइपरबोलिकली डिक्रीज करते जाएगा ऐसे, है ना। तो और नीचे तक अप्रोच कर लीजिए आप इसको इस तरह से, ठीक है। सरफेस पर KQ डिवाइड बाई आर, सेंटर पर 3KQ डिवाइड बाई आर, करेक्ट। और उसके बाद फिर हाइपरबोलिक डिक्रीज, ओके। सो दिस इज द ऑल अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आप इसके पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर हम आगे कुछ कंसेप्ट पे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्फेरिकल सेल, ओके। स्फेरिकल सेल में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसके बारे में जानना है। ये थोड़ा सा, ये जो टॉपिक है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता नहीं है, बट याद रखिए कोई कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक। सो आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को है क्या। सबसे पहले बताइए स्फेरिकल सेल क्या होता है। स्फेरिकल सेल का मतलब हो गया कोई भी हॉलो स्फीयर होगा, राइट। तो फिलहाल ये जो हम लोग स्फेरिकल सेल ले रहे हैं ये कंडक्टिंग ले रहे हैं, ओके। तो स्फेरिकल सेल कैसे होगा? ये एक मान लीजिए कि स्फीयर हुआ, हॉलो स्फीयर मान लो आप, करेक्ट। दिस इज योर हॉलो स्फीयर। तो इस हॉलो स्फीयर में कंडक्टिंग है, दो सरफेस होंगे, एक इसके अंदर वाला सरफेस और एक इसके बाहर वाला सरफेस, और इसमें कुछ ना कुछ थिकनेस भी हो सकता है। थिकनेस है तो नेग्लिजिबल थिकनेस है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मोटा करके दिखा रहे हैं, ठीक है बहुत पतला सा सेल, लेकिन क्या है इसके दो सरफेस हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करके दिखाना है, इसलिए हम इसके अंदर भी एक सरफेस ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। सोचो, आप जरा ध्यान दो, ये जो आप देख रहे हो ना, इतना गैप नहीं है, बहुत पतला है। दिस इज योर व्हाट? स्फेरिकल सेल। थोड़ा सा गोल बनाने में दिक्कत होगा, है ना। एक बड़ा सा गोल खींचना आसान होता है, ओके। देखो जरा ध्यान से। अब बताइए इसके अंदर क्या होगा? पूरा कंडक्टिंग मटेरियल भरा होगा, कॉपर का है, लोहा का है, जिस चीज़ का है, तो ये पूरा कंडक्टिंग मटेरियल से क्या है, ये फिल्ड है। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब भी इस पर कोई चार्ज रखा जाता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर, तो चार्ज हमेशा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उस तरह से जब भी यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखिएगा तो याद रखिए ये जो चार्ज है ये सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सरफेस तो उसके दो हैं, एक बाहर वाला सरफेस है और एक अंदर वाला सरफेस है। तो ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर वाले पर कि बाहर वाले पर? यही चीज हमको इस टॉपिक के अंदर सीखना है कि बाहर वाले पे कितना होगा, अंदर वाले पे कितना होगा, कब होगा कब नहीं होगा, ये सब बातें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। चलिए सो पहला बात करते हैं कि अंदर वाले, इसके अंदर कोई चार्ज, देखिए स्फेरिकल सेल के भीतर में कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। हम जानना चाहते हैं इस अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, गॉस थ्योरम का हम लोग वो यूज करेंगे, राइट। सो देखिए ध्यान से, अंदर वाले सरफेस पर चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बीच में मटेरियल के अंदर में हमने क्या सपोज कर लिया, एक गॉसियन सरफेस सपोज कर लिया। अब आप बताओ, ध्यान देना, इस गॉसियन सरफेस के जस्ट बगल में, इस गॉसियन सरफेस के जस्ट बगल में कंडक्टिंग मटेरियल है, और आपको मालूम है कंडक्टिंग मटेरियल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब यहां से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे इस गॉसियन सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, राइट है। मतलब इस गॉसियन सरफेस से फिलहाल कोई फ्लक्स लिंक होने वाला नहीं है। फिर से सुनिए, क्या गॉसियन सरफेस हमने कहां ड्रॉ किया, ठीक इसके मटेरियल के अंदर में, राइट। अब आप बताओ, हमने पढ़ा है एक कंसेप्ट कि कभी भी मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप बताओ, इस गॉसियन सरफेस के ठीक यहां पर बगल में, ठीक नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। मतलब यहां से कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होने वाला है, इससे ऐसे ऐसे जो फ्लक्स लिंक होना चाहिए था वो फ्लक्स लिंक नहीं होने वाला है। तो आप बताओ, हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम में कि टोटल फ्लक्स लिंक मतलब E डॉट ds, ओके, इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या है, जीरो है। इस गॉसियन सरफेस से बाहर आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो जीरो है, तो अगर ये जीरो हो गया तो आप बताओ यहां से क्यू इनक्लोज भी क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब इस गॉसियन सरफेस के भीतर में कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होना चाहिए। तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए अंदर का, जीरो। तो अंदर का नेट चार्ज जीरो, मतलब आप जो भी चार्ज रखोगे
वो सिर्फ बाहर वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर वाले सरफेस पर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ताकि क्यों? क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखना है वहां पर, जीरो रखना है। अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ गया बात कि अगर किसी हॉलो बिल्कुल खाली स्फेरिकल सेल को अगर चार्ज दोगे, कंडक्टिंग हो, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? उसके सरफेस पर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? चलिए एक और इसमें उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए फिर से आपका वही स्फेरिकल सेल है यहाँ पर, और थोड़ा सा मोटा दिखा रहे हैं। हम आपको बार बार नहीं दिखाना चाह रहे हैं इतना मोटा, है ना। चलो देखो ध्यान से। अब इसके अंदर एक सेंटर पर हमने क्यू चार्ज अलग से रख दिया। यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कोई सेंटर पर चार्ज नहीं है, यहाँ पर अलग से हमने क्यू चार्ज रखा है। और अब हम कह रहे हैं कि इस पर जरा आप 3Q चार्ज डालो। अब बताओ चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट, ये 3Q चार्ज कैसे इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बताना है आपको। ठीक, तो चलिए ध्यान से। तो 3Q चार्ज का हो सकता है कुछ बाहर वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, कुछ अंदर वाले पर डिस्ट्रीब्यूट हो। यस, ध्यान रखिएगा, कभी कभी किसी किसी केस में अंदर वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कहीं यही वो केस तो नहीं है, एक बार चेक करते हैं। देखिए ध्यान से। अब आप फिर से क्या कीजिए, फिर से इसके बीच में क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, राइट है। अब चूंकि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग मटेरियल इसमें पूरा भरा हुआ है, इस पूरे पूरा कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या होगा? जीरो होगा। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले गॉसियन सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब कोई फ्लक्स लिंक नहीं होने वाला है। यानी फिर से E डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बोलोगे डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। तो आप बताओ टोटल नेट चार्ज इनक्लोज कितना आ गया? वो आ गया जीरो। तो ये कह रहा है कि अच्छा सर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेकिन आप तो पहले से यहां पर चार्ज रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पक्का ये चार्ज यहां पर -Q चार्ज इस अंदर वाले सरफेस पर इंड्यूस करेगा, तभी नहीं ये दोनों बेचारे आपस में कंपनसेट होके क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, ताकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ना कर पाए। अच्छा सर, मतलब यहां पर एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है। हाँ सर, जब भी आप यहां पर Q चार्ज डालेंगे, इसके अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब बताइए आप, स्फेयर पे टोटल चार्ज तो 3Q रखा गया है, इस पर नेट चार्ज तो इस पर 3Q ही रहना है। तो माइनस अगर अंदर चार्ज इंड्यूस हो गया तो पक्का बाहर में 4Q चार्ज इंड्यूस होगा, तभी तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बने रहेंगे? 3Q बने रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग? ओहो सर, समझ में आ गया बात। आप क्या समझा रहे थे कि अगर कोई स्फेरिकल सेल लिए हैं और अंदर में यहाँ पर Q चार्ज डाल दिए, तो इसके इस अंदर वाले सरफेस पर, भीतर वाले सरफेस पर -Q चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और अगर आप इस पर 5Q चार्ज डाले थे तो बाहर में कितना इंड्यूस हो जाएगा? 6Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ताकि दोनों आपस में मिलजुल कर क्या बना रखें? कितना बने रहें? 5Q बने रहें। बात सही कि नहीं सही है? अच्छा देखिए, फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने रख दिया 2Q चार्ज, ठीक, और इस पर हमने रख दिया 8Q चार्ज। अब बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो जैसे ही आप इस पर 8Q चार्ज रखेंगे, होगा क्या? 8Q चार्ज रखे हैं इस पर, होगा क्या कि अंदर में 2Q रखे हैं, तो इसके अंदर वाला सरफेस पर -2Q इंड्यूस करेगा। काहे भैया? वो इसलिए कि देखो जरा, इस दोनों सरफेस के बीच में अगर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो टोटल नेट क्या रहेगा? Q इनक्लोज जीरो रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस होना चाहिए? -2Q होना चाहिए। क्यों? -2Q + 2Q, तब ना इसके मटेरियल के अंदर जो गॉसियन सरफेस होगा उसके भीतर में चार्ज इनक्लोज क्या होगा? जीरो। अच्छा, 2Q यहाँ -Q इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब इस पर नेट चार्ज तो 8Q रहना चाहिए, तो बाहर में पक्का कितना इंड्यूस हो जाएगा? 10Q, क्योंकि तभी तो ये दोनों मिलकर क्या बना पाएंगे? 8Q बना पाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करना है? ओके, चलिए इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। अब चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक बेसिक सवाल है। देखिए कहता है क्या कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, याद रखिए दो सरफेस में, टोटल हमारे पास 4 सरफेसेस हैं, उन चारों सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले तो कह रहा है कि एक छोटा वाला स्फेरिकल सेल के भीतर में एक हमने Q चार्ज, सेंटर पे हमने एक चार्ज प्लेस किया इस बार, कितना? Q चार्ज। इस वाले अंदर वाले स्फेरिकल सेल पे हमने 2Q चार्ज दिया, बाहर वाले पे 4Q चार्ज दिया। आपसे पूछ रहा है कि जब ये अपने आप को रीअरेंज करेगा चार्ज, तो कितना कितना हर सरफेस पे जाएगा। तो देखो, इसको बनाने का एकदम आसान तरीका होता है। कैसे? ध्यान देना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी टास्क है। यहाँ Q है तो पक्का
इस वाले सरफेस के अंदर वाले सरफेस पे ये कितना इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा। काहे? क्योंकि जब आप इन दोनों सरफेस के बीच में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो तो इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो क्या हो सके, जीरो हो सके। अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। अब टोटल इस पर 2q चार्ज रहना चाहिए था, माइनस क्यू अंदर आ गया तो बाहर में पक्का 3q रहेगा, तब तो ये दोनों मिलकर ओवरऑल क्या बना पाएंगे। इस पर क्या, इस पर 2q होना चाहिए था, है ना, 2q चार्ज होना चाहिए, तो पक्का वहां पर 3q इंड्यूस होगा, तब तो इन दोनों मिलके क्या रहेगा, 2q रहेगा। अब देखो ध्यान से, अब इस पर 3q चार्ज इंड्यूस है, तो ये 3q चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस जो 3q चार्ज है ये इसके अंदर वाले पर कितना, माइनस 3q चार्ज इंड्यूस करेगा। काहे 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 माइनस 3q काहे इंड्यूस करेगा। आप सोच के देखो, एक मिनट, ये जो सेल है इसको थोड़ा मोटा करके देखो, जूम करके मोटा करके, तो ऐसे बीच में मटेरियल होगा भरा हुआ, आप यहां पर इसके बीच में गॉसियन इमेजिन करोगे तो इस गॉसियन सरफेस के भीतर में नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट है, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाला है। इस ललका मटेरियल के अंदर में, इसमें जो मटेरियल है, मटेरियल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इस वाले फ्लक्स, इस वाले गॉसियन सरफेस से कोई फ्लक्स लिंक नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अंदर चार्ज इनक्लोज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। तो बताइए इसके अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस क्यू माइनस क्यू कंपनसेट हो गया तो जीरो हो गया, तो 3q की जगह पर कोई माइनस अंदर 3q होना चाहिए, तभी तो नेट इनक्लोज क्या रहेगा इसके अंदर, पूरा जीरो रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अच्छा सर समझ में आ गया बात, कि अगर यहाँ 3q है तो इसके अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, 3q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब बताओ इस पर ओवरऑल 4q चार्ज होना चाहिए था, तो माइनस 3q अंदर है, तो इसका मतलब बाहर में पक्का 7q चार्ज इंड्यूस होगा, तब तो ये दोनों मिलकर क्या बने रहेंगे, 4q बने रहेंगे। आया डिस्ट्रीब्यूशन करने। चलिए एक और उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक बड़ा सा स्फेयर है, स्फेरिकल सेल है, और इसके अंदर एक और स्फेरिकल सेल हमने लिया। एक और बाहर ले लोगे क्या, चलो ठीक है भैया, तीन ले लिया हमने। अच्छा, इसके ऊपर हमने चार्ज रखा Q, इसके ऊपर चार्ज रखा हमने कितना रख दें हम भाई, 2Q, और इस पर हमने रख दिया 4Q। अब पूछ रहा है, तो आप जरा सोचो, इसके अंदर हमने कोई चार्ज नहीं रखा है, तो डेफिनेटली जैसे ही सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज रखने पर सारा चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस पर हमने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि चलो भैया इसके बाहर सरफेस पर कितना होगा, Q चार्ज। अब ये Q चार्ज इसके अंदर वाले पे कितना इंड्यूस करेगा, माइनस Q, राइट। अगर माइनस Q इंड्यूस हो गया, 2Q रखना है तो पक्का बाहर में कितना इंड्यूस होगा, 3Q, ताकि दोनों मिलकर क्या बना सकें, 2Q बना सकें। अब यहाँ 3Q है तो ये अंदर वाले सरफेस पे, भीतर वाले सरफेस पे, इसके अंदर वाले सरफेस पर माइनस 3Q चार्ज इंड्यूस करेगा, और यहाँ माइनस 3Q है तो बाहर वाले पे कितना होना चाहिए, 7Q, तब तो दोनों मिलकर क्या रहेंगे, 4Q रहेंगे, करेक्ट। अच्छा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसी सवाल को एडिट कर रहे हैं। देखिए अब अंदर में हमने 2Q चार्ज रख दिया तो क्या होगा, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। इस पर हमने क्या रखा था, Q चार्ज। इसी सवाल को दोबारा बना रहे हैं, देखो जरा आप, ये 2Q चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पर माइनस 2Q इंड्यूस करेगा, काहे की, ताकि इसके अंदर जब इस मटेरियल के भी बीचों बीच जब आप गॉसियन, इसके अंदर गॉसियन ड्रॉ करोगे तो वो नेट Q क्या रखेगा, जीरो रखेगा, इसलिए माइनस Q इंड्यूस होगा, राइट, 2Q। सो यहां पर 2Q आ गया, इस पर ओवरऑल चार्ज रहना चाहिए Q, तो पक्का बाहर में कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, 3Q, राइट है। लाल से लिखो आप दूसरे कलर से, ताकि आपको लगे कि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें क्या रहेगा, 3Q। अब ये 3Q इसके अंदर वाले पे कितना इंड्यूस करेगा, माइनस 3Q, राइट है। अब इस पर 2Q चार्ज अवेलेबल होना चाहिए, तो माइनस 3Q नीचे है तो पक्का बाहर वाले पर 5Q इंड्यूस होगा, तभी तो ये दोनों मिलकर 2Q बना कर रखेंगे। और जब ये 5Q है तो अंदर वाले पे क्या माइनस 5Q इंड्यूस करेगा, और यहाँ माइनस 5Q इंड्यूस हुआ है तो बाहर वाले पर टोटल 4 रहना चाहिए, तो यहाँ बाहर वाले पर क्या इंड्यूस हो जाएगा, 9Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, एकदम ईजी है। हम इसी तरह से सवाल और भी लेते रहेंगे और देखते रहते हैं कैसे कैसे सॉल्व होता है, आप इसको नोट करिए। चलो स्टूडेंट्स, आपके पास एक नेक्स्ट सवाल है, काफ़ी बेहतर है, देखिए कैसे करते हैं। कह रहा है सवाल में कि दो फिर से कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग है,
और अंदर वाले का रेडियस r, बाहर वाले का 2r, अंदर वाले पर चार्ज हमने रखा q और बाहर वाले पर रखा कितना चार्ज 4q। ठीक, चलिए कहता है कुछ चीज़ देखिएगा कि जब इस स्विचवा को ऑन किया जाएगा, है ना भैया, तो पूछता है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके हर सरफेस पर निकालना है। सर अभी तो नॉर्मल तो बन ही नहीं रहा, अर्थिंग वाला कैसे बनेगा? बन जाएगा, प्रैक्टिस करो आप कर लोगे, बहुत बहुत ईजी होता है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन अर्थ इज कनेक्टेड, ओके, देन फाइंड the charge distribution on each surface of spheres। सरफेसेस जितने भी स्फीयर्स है सबके सरफेसेस पे कितने कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे अर्थिंग करने के बाद। याद रखना जब भी इस तरह से सवाल है, चाहे वो स्फीयर को इंटरकनेक्ट करके हो या फिर अर्थिंग करके हो, जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है तो क्या करना है, पहले आप क्या करोगे, इस अर्थिंग को कनेक्ट कर दो। आप कनेक्ट करने से क्या होगा, इसमें से 4q चार्ज इस स्फीयर पर रहेगा नहीं, इसमें से कुछ चार्ज ग्राउंड में हो सकता है फ्लो कर जाए, ताकि इसके पोटेंशियल को क्या बना सके, जीरो बना सके। ठीक है, अब मान लीजिए कनेक्ट करने के बाद इस पर 4q के बदले में अब नेट चार्ज कितना अवेलेबल है, छोटा q अवेलेबल है। अब जो चार्ज अवेलेबल होगा, अब इसका क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। करेक्ट है, यानी कि पहले हमको ये छोटा q निकालना होगा अपने प्रीवियस क्लास वाले मेथड से, है ना, और फिर जा करके इस वाले क्लास के रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट हमको लगाना पड़ेगा। राइट है, चलिए सो मान लेते हैं फिलहाल के लिए इस वाले बाहर वाले स्फीयर पर कितना चार्ज अवेलेबल है, छोटा q। 4q में से कुछ फ्लो कर गया, कितना अवेलेबल बचा हुआ है, छोटा q बचा हुआ है। देखिए ध्यान से, तो क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल ऑफ बाहर वाला स्फीयर 2r वाला स्फीयर है इक्वल टू क्या करने वाले हैं हम लोग, जीरो करने वाले हैं। राइट, कैसे जीरो, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से इस पर पोटेंशियल लिखना है तो इसका सेल्फ पोटेंशियल होगा, पहले वो लिखा जाएगा कि कितना चार्ज इस पर q डिवाइड बाई कितना इसका रेडियस है, दैट इज 2r। दिस इज योर सेल्फ पोटेंशियल ऑफ दिस बड़ा वाला स्फीयर। अब इस पॉइंट पर इस छोटे वाले स्फीयर के कारण पोटेंशियल लिखा जाएगा, तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है प्लस kq डिवाइड बाई डिस्टेंस दैट इज 2r। यस, और इक्वल टू क्या कर देंगे इस पर, इसको जीरो। हाँ जीरो, ओके जीरो। अब बताओ क्या होगा, ये सारे शहीद हो जाएंगे यहाँ से, है ना, तो यहाँ से q बराबर क्या आएगा, माइनस q। अच्छा सर, मतलब इस वाले स्फीयर पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, माइनस q चार्ज। अच्छा सर, मतलब ये कहानी कुछ ऐसा हो जाएगा कि अंदर वाले सरफेस पर हमने q चार्ज दे रखा है और बाहर वाले सरफेस, इस वाले बाहर वाले स्फीयर पर हमने माइनस q चार्ज दे रखा है। अब इस चार्ज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करेक्ट, अब सुनो ध्यान से क्या होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अंदर में तो कोई चार्ज है नहीं, तो ये जो q चार्ज है इसकी क्या रहेगा, बाहर वाले सरफेस पर रहेगा प्लस q चार्ज। अब ये प्लस q चार्ज, ये प्लस q चार्ज इसके अंदर में माइनस q चार्ज इंड्यूस करेगा। राइट है, अब चूंकि ये माइनस q चार्ज यहाँ आ गया, माइनस q चार्ज ही इस पर रहना था, तो इस सारा का सारा जो चार्ज रखे वो माइनस q अंदर ही इंड्यूस हो गया, तो बाहर वाले सरफेस से क्या चार्ज रहेगा, जीरो। यानी कि इसके बाहर वाले पर माइनस q, इसके अंदर वाले पर माइनस q रहेगा। अंडरस्टैंडिंग। इसी सवाल में हो सकता था अंदर में एक और चार्ज रख देता, फिर पूछता, तो आप तीनों के कारण पोटेंशियल लिखे क्या करते हैं, इसको इक्वल टू जीरो करते हैं। वो भी क्वेश्चन लेते हैं, इसके पहले आप वीडियो को पॉज करके उसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल है आपका। क्या बात कर रहा हूँ सर, वही सवाल लिख के दोबारा बोल रहा हूँ अगला सवाल है। अरे अगला सवाल ये देखो यहाँ पर कि हमने क्या किया, इसके सेंटर पर एक q चार्ज रख दिया है। ठीक, सवाल वही है, खाली सेंटर पर q चार्ज रख दिया। अब फिर से वही पूछता है कि अर्थिंग जब आप ऑन करोगे तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने से पहले सुनिएगा ध्यान से, पहले हम अर्थिंग वाला काम कर लेंगे ताकि हमको ये पता चल सके कि इस बाहर वाले स्फीयर पर कितना नेट चार्ज अवेलेबल रहेगा, जो अवेलेबल रहेगा उसका फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इजंट इट गुड। तो पहले हम अर्थिंग वाला काम करते हैं। तो आपको मालूम है इस सरफेस का पोटेंशियल क्या करना होगा हमको, जीरो। बाहर वाला मतलब 2r वाला पोटेंशियल जीरो करना होगा।
तो यहाँ पर पोटेंशियल किन किन कारणों से होगा जरा सोचो आप। पहले तो इस स्फीयर का सेल्फ पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं चार्ज स्विच ऑन करने के बाद ये 4Q चार्ज के बदले में अब इस पर कितना चार्ज अवेलेबल है, Q चार्ज, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ फ्लो किया होगा। और 4Q के बदले में ये उसको भूल जाओ कितना चार्ज अवेलेबल है इस पर, छोटा Q, राइट। चलिए, तो इस छोटा चेतन को कैलकुलेट करने वाले हम लोग, क्या क्या आएगा बताइए। सेल्फ पोटेंशियल KQ डिवाइड बाई रेडियस रखेंगे 2R प्लस, अब देखो जरा ध्यान से, इस छोटे मियाँ के आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, K जो भी छोटे मियाँ पर चार्ज है दैट इज Q डिवाइडेड बाई जो भी इसका डिस्टेंस है, कितना रखोगे आप, 2R प्लस, देखिए अब सेंटर पर चार्ज के कारण पोटेंशियल वहां लिखा जाएगा, राइट। तो कितना पोटेंशियल होगा वहां का, वो हो जाएगा KQ डिवाइड बाई कितना दूरी है, तो 2R दूरी पर है। यस, गुड। तो आप बताओ क्या होगा ये टोटल, आई इक्वल टू क्या करना है इसको, 0। तो देखो ये आ गया KQ डिवाइड बाई 2R और ये आ गया हाफ हाफ जुड़कर KQ डिवाइड बाई R इक्वल टू 0। R K शहीद हो गया, यहाँ बचा Q बाई 2 इक्वल टू माइनस Q, सो Q इक्वल टू माइनस 2Q। अच्छा, मतलब कहानी ये हो गया कि अंदर एक Q चार्ज रखा है, उसके बाहर एक स्फीयर जिस पर हमने Q चार्ज रखा है, और उसके बाहर जो स्फीयर है उस पर अब 4Q चार्ज नहीं रहेगा, बल्कि कितना रहेगा, माइनस 2Q चार्ज अवेलेबल रहेगा। अब क्वेश्चन हमारा आज के क्लास का हो गया। आज के क्लास मतलब अब चार्ज रखे हैं, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा बताइए। तो देखिए ध्यान से, ये Q चार्ज है तो ये अंदर वाले सरफेस पर माइनस Q इंट्रोड्यूस करेगा चार्ज, इसमें माइनस Q इंडक्शन हो गया चार्ज का। अब टोटल इस पर Q चार्ज अवेलेबल रहना चाहिए, तो माइनस Q यहाँ है तो पक्का बाहर वाले सरफेस पे 2Q होना चाहिए, तब तो ये दोनों मिलके क्या बने रहेंगे, Q बने रहेंगे। अब यहाँ ये 2Q चार्ज यहाँ अवेलेबल है तो ये अंदर वाले पे कितना इंड्यूस करेगा, तो आप कहोगे माइनस 2Q इंड्यूस करेगा, राइट। और जब यहाँ माइनस 2Q इंड्यूस करेगा मतलब माइनस 2Q चार्ज अंदर पर आना चाहिए, और आपने रखा भी इस पर माइनस 2Q, इससे मतलब सारा का सारा माइनस 2Q अंदर आ जाएगा और बाहर वाले सरफेस से कितना चार्ज रहेगा, 0। एकदम आसान है ना। अब इसको नोट करिए, फिर हम अगला सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल है आपका, कहता है कि 3 कंसेंट्रिक स्फीयर दे रखा है, इस पर 4Q चार्ज, इस पर 2Q चार्ज, इस पर Q चार्ज, और इसके सेंटर पर भी एक चार्ज रखा हुआ है, और रेडियस आप देख रहे हैं R, 2R एंड 4R। कह रहा है इसका बीच वाला जो स्फीयर है, इस स्फीयर को हम लोग करने वाले हैं ग्राउंड। तो कहता है कि जैसे ही हम ग्राउंड करेंगे, व्हेन अर्थ इज कनेक्टेड, कह रहा है फाइंड नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर ऑन ईच स्फीयर। सभी स्फीयरों पे आपको नेट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, पहले जैसे ही इसको स्विच ऑन करोगे आप, लेट मी हैव रेड मार्कर, होप आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे कम लाइटनिंग को। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, होगा क्या, इस 2Q में से कुछ चार्ज फ्लो करके ग्राउंड में चला जाएगा, निश्चित ही, है ना, ताकि इसके पोटेंशियल को क्या किया जा सके, 0 किया जा सके। तो हम मानते हैं कि अब इस पर ये 2Q चार्ज ना है, ये अब खत्म हो गया। अब इस पर चार्ज कितना अवेलेबल है, नाउ इस पर Q चार्ज अवेलेबल है, राइट है। अब क्या करना है, इसके पोटेंशियल को इक्वल टू 0 कर देना है। अब ये Q जब हम फाइंड कर लेंगे तो जा करके उसके बाद फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला काम करेंगे। पहले अर्थिंग वाला काम कर लेंगे ताकि पता लगे इस पर कितना चार्ज रहने वाला है ओवरऑल नेट, उसके बाद फिर उसका हम क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करने वाले हैं बताइए। इसका पोटेंशियल एक बार फोकस चेक करिएगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, जो 2R वाला स्फीयर है, इसका पोटेंशियल को इक्वल टू क्या करना है, हमको 0 करना है, राइट है। चलिए, सो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इस पर कोई पॉइंट सपोज करो आप, तो ये पॉइंट इस बाहर वाले स्फीयर के इनसाइड का पॉइंट है, राइट है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या लिखते हो आप, K जो भी उस पर चार्ज है दैट इज 4Q डिवाइड बाई जो भी उसका रेडियस है, कितना रेडियस है उसके बाहर वाले का, 4R, राइट, प्लस K। अब इसका सेल्फ पोटेंशियल लिखा जाएगा, तो 2Q चार्ज थोड़ी ना है इस पर, अब तो इस पर कितना चार्ज अवेलेबल है, Q चार्ज अवेलेबल है। सो इस पर होगा Q चार्ज डिवाइडेड बाई, अब इसका रेडियस लिखना पड़ेगा, कितना रेडियस है इसका, दैट इज 2R, ओके, प्लस अब इस छोटे मियाँ के ये आउटसाइड का पॉइंट है, तो उसका क्या लिखा जाएगा, K Q
जो भी छोटे में वो चार्ज है डिवाइडेड बाई जो भी उसका डिस्टेंस लिखा जाएगा यहाँ से सेंटर से कितना दूरी पर है, तो 2r दूरी पर है, आप लिखोगे इसको 2r प्लस, देखो ध्यान से सेंटर पे भी तो q चार्ज है ना, तो इस q चार्ज के कारण भी क्या होगा यहाँ पर पोटेंशियल होगा, तो क्या लिखोगे आप kq डिवाइड बाई डिस्टेंस, कितना दूरी है ये, तो 2r दूरी है, दैट्स इट। अब आप इक्वल टू क्या करना है इसको, डेफिनेटली 0, kr कॉमन है कि सब जगह से हटा ही दीजिए, ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा q, यहाँ बचा q/2 राइट है, यहाँ q/2 जोड़े कितना हो जाएगा प्लस q इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सो यहाँ से q इक्वल टू आ रहा है -4q। अच्छा जी, मतलब कहानी ये हुआ कि देखिए सेंटर में q चार्ज रखा हुआ है, उसके बाहर में एक छोटा स्फीयर है जिस पर हमने q चार्ज दिया है, उसके बाहर में एक स्फीयर है जिसको हम ग्राउंड किए हुए हैं, उस पर अब कितना 2q के बदला में कितना चार्ज अवेलेबल रहेगा, -4q चार्ज इस पर हमने दिया, ऐसा कहेंगे हम, ऐसा कहेंगे कि इस पर अब 2q चार्ज नहीं है तो कितना चार्ज अवेलेबल है अब, -4q चार्ज, और इसके बाहर जो स्फीयर है इस स्फीयर पर हमने कितना दे रखा है 4q चार्ज। मतलब हमको मालूम चल गया कि अर्थिंग करने के कारण स्फीयर्स पे जो चार्जेस होंगे वो इस तरह से होंगे। अब इनका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूशन, जरा सोचो आप, देखो ध्यान से, ये q चार्ज तो इसके अंदर वाले सरफेस पर -q चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो गया इसमें -q चार्ज, क्यों, ताकि इसके बीच में जब आप गॉसियन सरफेस, इस दोनों मटेरियल के बीच में जब आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो चार्ज इनक्लोज 0 हो सके, इसलिए ये चार्ज यहाँ पर -q इंड्यूस करवाया है, राइट। तो अब इस पर -q आ गया, तो आप सोचो जरा, टोटल इस पर ओवरऑल q रहना है, तो पक्का बाहर में 2q इंड्यूस होगा, राइट, तभी तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पर क्या बने रहेंगे, q बने रहेंगे। अब देखिए ये 2q यहाँ पर कितना इंड्यूस करेगा, -2q, लेट मी चेंज द रेड मार्कर, कितना इंड्यूस करेगा, -2q इंड्यूस करेगा, हाँ ये चल रहा है बुआ। अच्छा, -2q चार्ज यहाँ आ गया, इसमें -4q रहना चाहिए, तो इसका मतलब बाहर वाले सरफेस पे भी -2q इंड्यूस होगा, तब तो ये -2q -4q बना पाएगा, है ना। यहाँ -2q है तो यहाँ पर कितना इंड्यूस करेगा, +2q इंड्यूस करेगा, करेक्ट। और जब यहाँ +2 इंड्यूस हो गया, +2q इंड्यूस हो गया और 4q रहना चाहिए, तो बाहर में भी कितना इंड्यूस हो जाएगा, +2q इंड्यूस हो जाएगा, ताकि दोनों मिलकर क्या हो सके, 4q बना सके। ओके, तो आप इसको, जब बेसिक सवाल था आप इसका कर पाएँ, आप इसको नोट करो। हम लाइट का भी व्यवस्था करते हैं और अगला क्वेश्चन का भी। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास अगला सवाल है, कहता है कि 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स रखा है, रेडियस दे रखा है इसका यहाँ से r, फिर बाहर में 2r और यहाँ से बाहर तक 4r, ठीक है। कहता है कि अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर को क्या करना है, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, अंदर वाला बाहर वाले से कनेक्टेड हो जाएगा, राइट है। जब कनेक्टेड कर देंगे तो कहता है कितना चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना चार्ज उस पर होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सोचो जरा आप कि ऑन करने से क्या होगा, हो सकता है अंदर चार्ज बाहर की तरफ फ्लो करे, बाहर से अंदर करे, वो डिसाइड कर लो आप, आपको पता है कैसे होगा। डेफिनेटली ये अंदर से बाहर ही आएगा चार्ज, है ना। तो अंदर से बाहर की तरफ चार्ज फ्लो कर जाएगा, अब इस पर कुछ नेट चार्ज बच जाएगा, इस पर कुछ नेट चार्ज बच जाएगा, जितना बचेगा ओवरऑल उसका फिर से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट है। चलिए, तो फिर पहले तो हम वही क्वेश्चन करेंगे कि मान लेते हैं इधर से अंदर से बाहर की तरफ हमने Q चार्ज को यहाँ से इधर की तरफ लाया, ऑन करने से क्या होगा, इस जैसे ऑन कीजिएगा हो सकता है Q चार्ज वहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो जब ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ Q के बदले में Q-Q चार्ज रहेगा, राइट है। दूसरा, इस पर Q चार्ज आया है तो इस पर अब Q के बदले 4Q के बदले में +Q चार्ज हो जाएगा, राइट है। चलिए, तो अब देखते हैं, अब चूंकि होगा क्या, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना है, इक्वल होने हैं। अब क्लास याद करो, पिछले क्लास में हमने इस पर बात की थी हमने। अब बताओ इसका पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, तो V इनर वाले का बराबर होगा क्या चीज़, V आउटर वाले का, राइट है।
तो V इनर कैसे लिखा जाएगा, इस पॉइंट में पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल होगा इसका सेल्फ पोटेंशियल, इसके अंदर का पोटेंशियल और इसके भी अंदर का पोटेंशियल। सेल्फ पोटेंशियल क्या लिखोगे, वो लिखोगे K Q माइनस Q डिवाइडेड बाई जो भी इसका रेडियस है R, ये सेल्फ पोटेंशियल हो गया, राइट। फिर प्लस इसके अंदर का पॉइंट है, ये यहाँ पोटेंशियल लिख रहे हैं, इसके अंदर का पॉइंट है तो क्या लिखेंगे कि जो भी उस पर चार्ज है, कितना चार्ज है इस पर 2Q डिवाइड बाई जो भी उसका रेडियस है, अंदर के पॉइंट के लिए रेडियस इस्तेमाल होता है दैट इज 2R, प्लस इस बाहर वाले के भी इनसाइड पॉइंट है तो लिखा जाए K जो भी उस पर चार्ज है, कितना चार्ज है दैट इज 4Q प्लस Q चार्ज अवेलेबल है, डिवाइड बाई कितना करेंगे यहाँ पर हम, जो भी उसका रेडियस है दैट इज 4R, सही। चलिए इक्वल टू आउट वाले का पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, तो आउट वाले के लिए इसका अपना सेल्फ पोटेंशियल होगा, क्या लिखोगे आप K इंटू 4Q प्लस Q डिवाइड बाई कितना 4R, सेल्फ पोटेंशियल इसका, प्लस इसके कारण ये आउटसाइड का पॉइंट होगा, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं K जो भी उस पर चार्ज है 2Q डिवाइड बाई आउटसाइड पॉइंट के लिए डिस्टेंस का इस्तेमाल होता है दैट इज कितना हो जाएगा ये 4R, प्लस ये अंदर वाले कारण भी ये आउटसाइड का पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट पोटेंशियल क्या लिखोगे आप K Q माइनस छोटा q डिवाइडेड बाई जितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ये 4R लिख दिया गया। चलो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, Q निकालेंगे, कैसे कैसे, कुछ शहीद हो रहा है क्या, देखो तो ये पूरा इससे शहीद हो गया है ना। अच्छा क्या क्या बचा और इक्वेट करो, Q निकालो भैया, अब K से K तो हटाई दो हर जगह से, ये R हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, ये K भी हट गया, ये R हट गया, और इसको हटाने जो होते पूरा ही कट गया, तो हट, ये तो पूरा ही शहीद हो गया, ये भी पूरा ही चला गया, तो R K कट गया, R K कट गया है ना, और ये देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक। ओवरऑल कितना बचा बताओ जरा, यहाँ बचा Q, यहाँ बचा Q, ये माइनस Q को लिखेंगे हम, यहाँ बचा, ये तो पूरा समाप्त हो गया हुआ है, और माइनस Q इज इक्वल टू, इधर में क्या बचा हुआ है, इधर में बचा हुआ है ये Q/2 बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ है Q/2 प्लस यहाँ क्या है, ये है प्लस Q/4 और है माइनस Q/4, सारे छोटे Q एक तरफ करो, सारे बड़े Q को एक तरफ करो आप। तो देखो क्या हो गया, ये पूरा उधर जाएगा तो क्या होगा 2Q में से घटाना होगा Q/2 को माइनस Q/4 को इज इक्वल टू, इधर Q आएगा तो Q माइनस Q/4 हो जाएगा है ना, कितना आ रहा है ये LCM, ये LCM हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8Q माइनस 2Q माइनस Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3Q डिवाइड बाई 4 से 4 काट दो आप, क्या बचा ये बचा 5Q इज इक्वल टू 3Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 5Q डिवाइड बाई 3। अच्छा मतलब यहाँ से 5Q डिवाइड बाई 3 चार्ज यहाँ पर फ्लो कर जाएगा। अब सुना जरा ध्यान से ध्यान से देखो आप, अंदर वाला जो स्फीयर है इस पर से अगर इतना चार्ज बाहर आ गया तो इस पर कितना चार्ज अवेलेबल रहेगा, तो इसमें तो Q माइनस Q अवेलेबल करना है, तो Q में से 5Q/3 घटाओगे आप, 5Q/3 घटाओगे तो कितना आएगा, ये माइनस 2Q/3 चार्ज आएगा है ना, यानी इस स्फीयर पर अब जो चार्ज रहेगा वो माइनस 2Q/3 चार्ज अवेलेबल रहेगा, करेक्ट है, क्योंकि इतना चार्ज फ्लो किया होगा। अब बताओ जरा आप, यहाँ पर इस वाले पर तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो इस पर तो 2Q चार्ज ही रहेगा, और बाहर वाले पे देखो पहले से 4Q था और इस पर कितना और एडिशन हो गया उसमें 5Q/3 का, तो प्लस 5Q/3 कर दो आप, कितना हो जाएगा 12 5 17 हो जाएगा ये है ना, ये आ जाएगा 17Q/3, इतना चार्ज बाहर वाले पर आ गया। मैंने क्वेश्चन अब ऐसा हो गया कि एक स्फीयर है, अंदर वाले पे इतना चार्ज, बाहर वाले पे इतना चार्ज, उसके बाहर वाले पे इतना चार्ज, अब क्या करेंगे इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डेफिनेटली ये इससे कनेक्टेड भी है, ठीक है, तो उसको बस दिखाया नहीं गया क्योंकि आपको सिंप्लिसिटी मेंटेन रहे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं,
तो सारा -2q/3 चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ -2q/3 है तो इसके अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा? अंदर वाला लाल से लिख रहे हैं वो आंसर है आपका, तो इसके अंदर होगा +2q/3 चार्ज इस पर इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, 2q चार्ज में से 2q/3 तो यहां आ गया, 2q चार्ज में से 2q/3 आ गया, यहां कितना बचेगा? तो आप देखो 2q में से घटा दो आप 2q/3, तो अंदर वाले पर सरफेस पर आ गया, तो बाहर वाले पर कितना बचेगा? तो वो निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई थिंक 4q/3, यानी यहाँ पर चार्ज रहेगा बाहर में 4q/3, तब ना ये दोनों मिलकर कितना बन पाएगा? 2q बन पाएगा, राइट। चलो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर 4q/3 चार्ज है तो इसके अंदर वाले पे कितना इंड्यूस करेगा? मतलब यहाँ लाल से लिखना है ना, 4q/3 चार्ज यहाँ इंड्यूस। अब ये +4q/3 यहाँ पर कितना इंड्यूस करेगा? -4q/3 इंड्यूस करेगा, राइट है। अब चूंकि बाहर पर 17q/3 लाना है, 4q/3 माइनस यहाँ है, तो पक्का बाहर में डेफिनेटली 21q/3 रहेगा, लाल से लिखो आप, 21q/3 रहेगा, तब तो इसमें से 4q/3 घट जाएगा और 17q/3 बच जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, चार्जेस हर सरफेस पर क्या रहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह से सवाल आया, आपको करना क्या है, अर्थिंग हो चाहे इंटरकनेक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला काम क्या करना है, पहले अर्थिंग को और इंटरकनेक्शन करने से कितना चार्ज फ्लो करेगा उसको करवा दीजिए, जो बचेगा उसको क्या कर देंगे, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, राइट है। सो काफ़ी आसान चीज टॉपिक है ये, है ना। तो इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है। अगले क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे, अगले लेक्चर में जब भी हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस के बारे में, है ना। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद, और देखते रहिए आरसी के वीडियोस।